तुलसीदास जी, एक बड़ी ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी में भी जूतों में दाल बटने लगी है। फडणवीस नाराज थे, वो मुख्यमंत्री पद चाहते थे। उनको 2 दिन पहले बताया गया, फिर कहा गया आप डिप्टी सीएम बन जाइए, उन्होंने मना कर दिया। तो जेपी नड्डा को सार्वजनिक रूप से आके बयान देना पड़ा कि वो डिप्टी सीएम हम चाहते बने, क्योंकि उनको लगा कि अगर सार्वजनिक बयान आ जाएगा जेपी नड्डा का तो फडणवीस मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन खबर यही आ रही है वो सीएम बनना चाहते थे और बहुत नाराज हैं वो। तो अब शिवसेना में लड़ाई लड़ाते लड़ाते क्या बीजेपी के अंदर अपनी भी आज आग जो है, आग की लपटें बीजेपी के घर तक भी आ गई। संजय जी, पहले से ही वैसे चर्चा चलती रहती थी कि फडणवीस जी के राह में अगर कोई रोड़ा है तो केंद्रीय नेतृत्व से है। लेकिन अब जो बात सामने आई उसमें एक तो बात जरूर है कि जेपी नड्डा ने केंद्रीय नेतृत्व की क्या इच्छा है उस और इच्छा नहीं, क्या निर्णय लिया है वो सार्वजनिक तौर पर एएनआई के माध्यम से बता देना, यानी एक तरह से उन्होंने गैजेट कर दिया है कि भाजपा आलाकमान क्या चाहती है। तो मुझे लगता है क्योंकि उनके जो ट्वीट आए थे उसमें उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनाने की पहल की है। जैसे आपने कहा वो संकेत वहां पे मिलता है कि वहां तक उन्होंने बड़ा दिल दिखाने का मतलब राजनीति में यही है कि हमने देखे उनको विवश कर दिया आखिरकार। लेकिन आगे की ये जो बात है डीसीएम वाली, देखिए इस सूबे के जो सीएम रह चुके हैं और जो काफी स्वयं भी काफी एम्बिशियस है, जिनके नाम पर देवेंद्र फॉर पीएम फेसबुक पेज तक चल चुका है। दिल्ली में नरेंद्र, मुंबई में देवेंद्र करके नारे लगे थे और लोग उनको आरएसएस का स्वाभाविक चॉइस मानते हैं नेक्स्ट पीएम के तौर पे। यहां तक की चर्चा जहां पर आती है और वहीं पर जब अब ये बात खुलकर सामने आती है तो उनका एक इमोशन उस तरह का उनको जाहिर सी बात है, अगर अभी आला कमान कह रहा है तो कांग्रेस अभी उनको तो मानना ही है, अभी तो उनको तो कोई अब चारा नहीं है। लेकिन एक ब्रेकिंग खबर अभी अभी मेरे को मैसेज मेरी टीम ने बताया है कि अभी उनको जानकारी मिली है कि मंच पर सिर्फ एक कुर्सी लगी है। इसका मतलब फडणवीस राजी नहीं है। तो अगर जेपी नड्डा ने यानी वो कह दिया वो डिप्टी सीएम बनेंगे और मंच पे अभी तक कुछ ही देर बाद, आधे घंटे बाद शपथ होनी है, एक ही कुर्सी लगी है, तो मतलब शपथ से पहले के संकेत अच्छे नहीं है। जी, जो तय कार्यक्रम था राजभवन का, जो जानकारी दी गई थी और स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी ने जो पत्रकार वार्ता में भी बताया पत्रकारों को, वो यही था कि आज बस एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण करेंगे, उनके अलावा कोई शपथ ग्रहण नहीं होगा। यहां तक कि ये भी बताया गया कि वहां पे कार्यकर्ता वगैरह आने की चेष्टा न करें क्योंकि वैसी वहां पर अनुमति नहीं होगी। तो एक अपने आप में एक अनूठा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था एक तरह से। तो मुझे लगता है जो पहले से तय है उसका है। अभी भी मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 34 मिनट बाकी है, तो पता नहीं कि वो आज ही करते हैं या बाद में करते हैं, या उनकी जो एक आखिरी हेल्पलाइन होती है दिल्ली की मोदी जी वाली, उसको अगर वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो कौन बनेगा डीसीएम वाला खेल उनको खेलने की नौबत आएगी। और उस सीट पर देखिए उनको बैठाने का मतलब तो उसमें साफ दिखाई देता है कि भाजपा आलाकमान अच्छी तरह से जानती है कि हम ठाकरे के खिलाफ जिस व्यक्ति को उपयोग में लाना चाहते हैं अपनी रणनीति के तहत, एकनाथ शिंदे, वो भी कम एम्बिशियस नहीं है। वो भी अच्छी तरह से महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी से अपने अपने तरह का रिलेशन रखते हैं। और जो व्यक्ति अपने दल के, एक अनुशासित दल के 40 विधायकों को तोड़ सकता है, उनमें मंत्री पद पे बैठे हुए भी लोग शामिल है, तो उसके बारे में सावधानता बरतना मुझे नहीं लगता कि ज्यादा है, क्योंकि क्या प्रस्ताव कब आ जाओ, क्या उस पर आगे की चाल चले। वैसे मैं अगर गलत नहीं तो सुधीर मुनगंटीवार और जैसे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है जो इस मंत्रिमंडल में रहेंगे, वो तो उस तरह का ध्यान देने का काम करेंगे। लेकिन अगर देवेंद्र जी रहते तो उनका अपना एक ब्यूरोक्रेसी का एक नेटवर्क बना हुआ है जो ठाकरे सरकार में भी काम में उनके आ रहा था। कई बार ये भी कहा जाता था कि फाइलें तो बाद में सीएम ठाकरे के पास पहुंची है, पहले तो विपक्ष को पता चलता है। तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा उठाने की कोशिश होगी कि सरकार पे अंदर से ही नियंत्रण लाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को आगे किया जा रहा होगा। हालांकि वो उनके ईगो के लिए ये थोड़ा बर्दाश्त करने के बाहर की चीज है। लेकिन तुलसीदास जी, कल से जो नारे लग रहे थे कि हमारा सीएम कैसा हो, देवेंद्र जैसा हो, मिठाइयां बट रही थी, और मेरी जानकारी में है कुछ ब्यूरोक्रेट बड़ी तेजी के साथ देवेंद्र जी से अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के उन सब शुभचिंतकों को धक्का तो लगा होगा, पीड़ा लगा होगी।
मेरे लड्डू खिलाते हुए फोटो वायरल हो रहे थे देवेंद्र जी को, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र जी भी तो बहुत आहत होंगे होंगे, जाहिर है। देखिए, लड्डू खिलाने वाले चंद्रकांत पाटिल थे, जिनके सबसे बड़े हितैषी अमित शाह जी दिल्ली में बैठे हैं उनके लिए। तो मैं समझ सकता हूं कि वो जो, और बाद में आके उन्होंने बताया कि देखिए भाजपा कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रही है, क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि उनको पूछा गया कि क्या एक सीएम को विदाई पर आप लोग एक जश्न मना रहे हो, तो उन्होंने ये जवाब दिया था आधिकारिक तौर पर। उससे पहले पेड़े खिलाने के, लड्डू खिलाने के विजुअल भी वायरल कर दिए थे। तो आप समझ सकते हैं, देखिए भाजपा भी आखिरकार एक राजनीतिक दल है, और कुछ ज्यादा ही जल्दी वो इस तरह के हथकंडे उसके नेता अपनाने लगे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आखिरकार हो सकता है कि देवेंद्र जी को आलाकमान की बात माननी पड़े, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। अगर आलाकमान की बात मानते हैं देवेंद्र जी, तो ये क्या उनके स्तर को नीचे करना होगा? अगर राजनीति में देखा जाए तो देवेंद्र जी का कद कम करना होगा, और देवेंद्र जी इस कद कम करने के बाद क्या करेंगे भविष्य में, या कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेंगे? देखिए, ये सीधी सी बात है कि जिस व्यक्ति ने 5 सालों तक महाराष्ट्र जैसे राज्य का मुख्यमंत्री पद संभाला है, उस व्यक्ति को अब आप उप मुख्यमंत्री रहोगे, और वो भी आपसे 50% भी विधायक जिसके पास नहीं है, उस व्यक्ति के नेतृत्व वाले इसमें, जिस जो आपके इसमें एक सिर्फ डिपार्टमेंट का मंत्री था, उस मंत्री के हाथ के नीचे आपको काम करना है। तो जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत ही, ये अभी यानी हम लोग जो बात कर रहे थे, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि एक शॉक, धक्का तंत्र की, तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ा एक झटका रहेगा कि इस तरह से काम करना पड़ा। क्योंकि देखिए, अभी वो कम से कम ये कहते, देखिए आखिरकार मैंने कर दिखाया, ठाकरे को हटाकर दिखाया, और मैं किंग मेकर हूं। अब किंग मेकर से किसी इसमें वजीर बन जाना, मुझे लगता है राजनीतिक रूप में देवेंद्र जी के कद को कम करने वाली ही बात होगी। हालांकि वो, उनकी जो रणनीति रहती है, उनका जो स्वभाव मैं जानता हूं, वो कभी पीछे हटते नहीं है, वो उसमें भी कुछ तो तोड़ निकालेंगे, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। प्रंजय सर जी, प्लीज प्लीज जी, प्रंजय सर कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरे को कहीं जाना है, तो इसीलिए मैं 2-4 बात कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। और मैं महाराष्ट्र, राजस्थान, अलग अलग राज्य छोड़ के पूरा जो भारतवर्ष का छवि देख रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का सबसे सफलता क्या हुआ, जो हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति, इसके बारे में लोग भूल गया। ये हिंदू मुसलमान का बात चल रहे, जोड़ तोड़ का बात चल रहे, कौन कौन सरकार बनाया, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उदयपुर में क्या हुआ या नहीं हुआ, यही बात चल रहा है। मैं 3 आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। पहले, महंगाई लगातार 14 महीना 10% से ऊपर हमारे जो होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो थोक मूल्य सूचकांक पर, पता नहीं कितने दशक में ये स्थिति नहीं हुई। महंगाई जो गरीब की जेब काटते हैं, जो गरीब के पेट में लात मारते हैं, और इस खाद्यान्न का मूल्य, मुद्रास्फीति हो रहा है, इसके बारे में लोग आज कुछ काम नहीं कर रहे।